है जैश का टेरर, गुजरात में है आतंकी गढ़। एटीएस की कार्रवाई, सच्चाई सामने आई। निशाने पर क्यों गुजरात, क्या है खास? पाक की चाल, आतंकी मॉड्यूल का जाल। गुजरात में घुसे जैश आतंकी, निशाने पर कौन? दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आतंकी फैक्ट्री, आतंक का नेटवर्क और भारत के खिलाफ एक और बड़ी साजिश। गुजरात एटीएस ने एक बार फिर ऐसे मॉड्यूल पर कार्रवाई की है जिस पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने के आरोप हैं। 14 दिन पहले 8 संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे, अब 5 और पकड़े गए। शुरुआती जांच के मुताबिक आरोप यह है कि ये लोग टाइम बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। सवाल सिर्फ 5 या 13 गिरफ्तारियों का नहीं, सवाल यह है कि क्या भारत के भीतर आतंकी नई जड़ें जमाने की अब कोशिश की जा रही है? क्या सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं का नेटवर्क अब डिजिटल मीडियम और लोकल मॉड्यूल के जरिए अपनी साजिश को आगे बढ़ा रहा है? और क्या सुरक्षा एजेंसियों ने वक्त रहते किसी बड़े खतरे को टाल दिया है? क्या पाकिस्तान की धरती से संचालित आतंकी नेटवर्क पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ने का वक्त आ गया है? क्या भारत के भीतर स्लीपर सेल और कट्टरपंथी नेटवर्क के खिलाफ और व्यापक अभियान की जरूरत है? और दर्शकों, क्या आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अब और मजबूत किया जाना चाहिए? लेकिन बड़ा सवाल, गुजरात में जैश का इतना बड़ा मॉड्यूल क्या कर रहा है? निशाने पर कौन है? सबसे पहले एटीएस के बड़े अधिकारी को सुनिए, इस गिरफ्तारी को लेकर वो क्या कह रहे हैं। कश्मीरी की आइडेंटिटी को हम प्रयास कर रहे हैं उसका नाम खोलने की। जहाँ तक बात है कि कोई पाकिस्तानी हैंडलर इस नए ग्रुप के साथ में कांटेक्ट में है, तो आमीन शेरा थ्रू अहमद और इब्राहिम एक तरह से कह सकते हैं डायरेक्टली कांटेक्ट में था। जो नए 5 आरोपी हमने पकड़े हैं, इनके फ़ोन से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है कि ये लोग डायरेक्टली पाकिस्तानी हैंडलर के कांटेक्ट में या अब्दुल्ला के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, ऐसा इन लोगों के एनालिसिस से अभी तक नहीं मिला है। इस केस के देखिए, जब भी ऐसा कोई बड़ा केस होता है तो गुजरात एटीएस और सभी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, अलग अलग स्टेट पुलिस हैं, वो सब इन्वॉल्व होती हैं। इनके कहीं तार किसी दूसरी जगह से जुड़े हुए हों, इसके बारे में पूरी डिटेल से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। पहले जब 8 आरोपी थे उस समय भी हमने एक आरोपी को जब एमपी से उठाया था तो एमपी पुलिस ने इसमें काफ़ी मदद की थी। ड्यूरिंग इंट्रोगेशन भी बहुत सारी एजेंसियां इसमें जुड़ी हुई हैं और वो अपने यहाँ का कोई लिंक होगा तो उसके बारे में हमें पता चलेगा। देश का सवाल दर्शकों, अब वो भी जान लीजिए, जी हां, जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या भारत में आतंकी स्लीपर सेल अब भी बड़ा खतरा बने हुए हैं एजेंसीज के लिए और देश के लिए? सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट से, क्या पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क नए सलीके और तरीके से अब युवाओं को निशाना बना रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए? सवाल नंबर 3, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म आतंकियों की नई भर्ती का जरिया और हथियार बनते जा रहे हैं? सवाल नंबर 4, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या आतंकी फंडिंग पर और कड़ा प्रहार करने की जरूरत है? इतने से काम नहीं चलेगा। और सवाल नंबर 5, क्या राज्यों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग को और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर लगाम लगे और गिरफ्तारियां और तेज हो जाए? दर्शकों, अगले 1 घंटे लगातार पूरा विश्लेषण आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले बताऊंगा गुजरात में क्या हुआ, जैश ए मोहम्मद के किस मॉड्यूल को पकड़ा गया है और किस पर खतरा है। क्या निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं? क्या अमित शाह साहब निशाने पर हैं? क्योंकि अक्सर ये दोनों नेता गुजरात का दौरा करते रहते हैं और एक तरह से जैश ए मोहम्मद अब गुजरात में एक तरह से गढ़ बन गया है। जी हां, एक्शन रिपोर्ट 1 किया है, गुजरात एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है और वहां पर बड़ी गिरफ्तारियों को अंजाम दिया। एक्शन रिपोर्ट 2, जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल के 5 और संदिग्ध अरेस्ट हुए हैं। इससे पहले कुछ और अरेस्ट किए जा चुके थे। एक्शन रिपोर्ट नंबर 3, दर्शकों, 14 दिन पहले ही, बहुत वक्त नहीं हुआ, 14 दिन पहले ही 8 आरोपी पकड़े गए, वो भी जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते थे। उनकी गिरफ्तारियों से पहले बहुत बड़े पैमाने पर हथियार, लिटरेचर और बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। एक्शन रिपोर्ट नंबर 4, कुल गिरफ्तारियां बढ़कर अब 13 हो गई हैं। पहले 8 और अब 5 गिरफ्तारियां, और इनके सब के तार पाकिस्तान में बैठे आकाओं से जुड़े हुए हैं। इन सब के तार जैश ए मोहम्मद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। एक्शन रिपोर्ट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। बम बनाने की तैयारी कर रहे थे ये आतंकवादी,
इस तरह का खुलासा हुआ है। एटीएस की रिपोर्ट में वो कह रहे हैं कि इनके पास से बम बनाने का सामान तो नहीं मिला, हम तफ्तीश कर रहे हैं, इन्होंने इस सामान को छुपा कर रखा है। जी हां, एक्शन रिपोर्ट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। पाक समर्थित जैश ए मोहम्मद से लिंक की जांच की जा रही है, क्योंकि जो पहले 8 पकड़े गए थे उनके तार जुड़े हुए हैं जैश ए मोहम्मद से। मसूद अजहर से वो कौन है, क्या है, आगे बताऊंगा। एक्शन रिपोर्ट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। डिजिटल सबूत फंडिंग नेटवर्क को भी एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस खंगाल रही है, उसकी तफसील कर रही है। एक्शन रिपोर्ट नंबर 8 पूरे मॉड्यूल के नेटवर्क की जांच की जा रही है, वो कहां से आए, कैसे आए, लिटरेचर, बम बनाने का सामान, उनके फोन डिटेल, उनके डिजिटल इम्प्रिंट्स, हर चीज का जो दरियाफ्त जांच पड़ताल एटीएस कर रही। दर्शकों, जी हां, बड़ा मसला यह भी है दर्शकों कि आखिर जैश का ये जो काला चिट्ठा मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह आपके लिए बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि गुजरात में एक के बाद एक इनके मॉड्यूल का मिलना बड़ा खतरा है। जी हां, जैश ए मोहम्मद का काला चिट्ठा इन्फो 1 2000 में आतंकी मौलाना मसूद अजहर ने इसको बनाया था, साल 2000 में। जी हां, इन्फो नंबर 2 इसका मुख्यालय पाकिस्तान के बहावलपुर में है, वहीं पे जहां पर आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे, जहां पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इन्फो नंबर 3 भारत समेत कई देशों में आतंकी हमलों की साजिश को अंजाम देने के आरोप जैश ए मोहम्मद पर, मसूद अजहर पर हैं। जी हां, अगला इन्फो पाक में भर्ती, ट्रेनिंग कैंप और आतंकी नेटवर्क चलाने का आरोप भी इस शख्स पर है, खतरनाक आतंकवादी है ये। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। 1994 में जम्मू कश्मीर में भारतीय एजेंसियों ने मसूद अजहर को गिरफ्तार किया था, अरेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद इसे छोड़ना पड़ा। क्यों? 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइन विमान अपहरण के बाद मसूद को पैसेंजर्स के बदले रिहा किया गया और तब से इसने और बड़ी आतंकवादी घटनाओं को देश में अंजाम दिया। इन्फो नंबर 7 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। इन्फो नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। दर्शकों, बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। भारत ने जैश ए मोहम्मद को कई बड़े आतंकी हमलों का जिम्मेदार ठहराया। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। हमने बता दिया जैश ए मोहम्मद कब बना, क्या काम कर रहा है वो, लेकिन अब एक और क्रूशियल जानकारी आपके लिए है। बम बनाने के मिशन पर यह आतंकवादी थे जिनको एटीएस ने पकड़ा। इन्फो क्या बता रहा है हमारा? पकड़े गए जैश आतंकी बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये चेहरा आप देखिए, ये वो आतंकवादी हैं जो जैश के लिए काम कर रहे थे गुजरात में। इन्फो नंबर 2 आरोपियों में से एक ने टाइम बम बनाने की कोशिश भी की थी। इस बात की तस्दीक मिली है कि वो बम बनाने की कोशिश कर रहा था। इन्फो नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। पुलिस बम बनाने के सामान की तलाश कर रही है और अलग अलग जो ठिकाने हैं मुख्तलिफ जगहों पर वो रेड डाल रही है। इन्फो नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। एटीएस पता लगाना चाहती है कि बम बनाने का सामान कहां से आया, पाकिस्तान से कैसे भारत पहुंचा और किस किस ने मदद की उसको गुजरात पहुंचाने में। इन्फो नंबर 5 एजेंसी के मुताबिक बम बनाने का सामान छिपा कर रखा गया है। इन सब से बातचीत में इस बात का खुलासा हुआ है, अब एटीएस उस सामान को तलाशने की कोशिश कर रही है। जी हां, हम बात जैश की कर रहे हैं दर्शकों, हम मसूद अजहर की बात कर रहे हैं। तो आइए आपको यह भी बता देते हैं कि जैश के आतंकियों ने कितनी बार हमें जख्म दिए हैं। जी हां, टेरर अटैक नंबर 1 अप्रैल 2000 को सुसाइड अटैक हुए, सेना के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, 4 हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए, इनकी शहादत हुई। अप्रैल 2000 में सबसे बड़ा हमला। टेरर अटैक नंबर 2 जो जैश ने किया, 13 दिसंबर 2001 भारत की संसद पर हमला हुआ, 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, कुल 14 मौतें इसमें हुई। अगला टेरर अटैक जो जैश ने मसूद अजहर ने कराया वो था 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ, 30 से ज्यादा लोग इस हमले में मारे गए। जी हां, फरिश्त यही नहीं रुकती, आगे भी है। टेरर अटैक 4 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला होता है, 3 सुरक्षाकर्मी शहीद होते हैं, उनकी शहादत हो जाती है देश की रक्षा करते हुए। जी हां, टेरर अटैक नंबर 5 18 सितंबर 2016 उरी सेना का जो हेडक्वार्टर था वहां पर हमला होता है, 19 भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनकी शहादत हो जाती है। टेरर अटैक नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन 14 फरवरी 2019 पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला होता है, हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, उन्हें शहादत मिलती है। ये काला चिट्ठा, ये डायरी जैश ए मोहम्मद की थी जिसने भारत को कई जख्म दिए। लेकिन दर्शकों, पाकिस्तान में बहुत सारे जैश ए मोहम्मद हैं, बहुत सारे नेटवर्क हैं, उनके अलग अलग हेडक्वार्टर्स की जानकारी मैं मैप के जरिए आपको दे रहा हूं। ये देखिए, ये पाकिस्तान और पीओके का मैप है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, मुरीदके में लश्कर ए तैयबा वहां पर है। इसके अलावा मुरीदके में एक और हेडक्वार्टर है जमातुद दावा का। जी हां, इसके अलावा
मुजफ्फराबाद पीओके में हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है, वहां से सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं ये आतंकवादी संगठन। मुजफ्फराबाद में ही अल बद्र का भी ठिकाना है और ये मैप बताता है कि पाकिस्तान में इनको शरण मिली हुई है। ये आतंकवादी वहां से खाना, हथियार और न जाने क्या क्या लेकर भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। दर्शकों, ये देखिए मुरीद के बहावलपुर और मुजफ्फराबाद के इलाके जहां पर आतंकवादी कैंप्स एक्टिव है, इनमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, जमात उद दावा, हिजबुल मुजाहिदीन और अल बद्र के कथित ठिकाने हैं। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले 1 घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जैश ने अपना ठिकाना गुजरात को क्यों बना लिया है, उनके निशाने पर कौन कौन है। स्वागत कीजिए कर्नल RSN सिंह साहब का, फॉर्मर रॉ ऑफिसर है। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है। एयर कमोडोर संजीव मेंदिरत्ता साहब मेरे साथ हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। अशोक कुमार साहब मेरे साथ हैं, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह तेजावत साहब मेरे साथ हैं, इज स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आप सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले RSN सिंह, मैं आपके पास आता हूं। सर, एक सवाल मेरे जहन में भी आया जब ये प्रोग्राम में बना रहा था कि गुजरात में बड़े पैमाने पर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी सर पकड़े जा रहे हैं। कुल 17-18 गिरफ्तारियां हुई, ऑफिशियल 13, 14, 15 का आंकड़ा हमारे पास आया है। ऐसा क्यों है सर कि गुजरात में क्या एक्सेस आसान है, जो कि कोस्टल इलाका है, पाकिस्तान से घुसना आसान हो जाता है समुद्री रास्ते से, ये वजह है या कोई और वजह है? गुजरात में क्यों इतने बड़े पैमाने पर ये मॉड्यूल्स मिल रहे हैं बार बार? सर, आपने सही कहा कि 1600 किलोमीटर का लंबा कोस्ट लाइन है। राइट सर। और उसमें कई क्रीक एरियाज हैं, जो जेटीज हैं, जो कि अनमैन्ड है। बहुत सारे हजारों की संख्या में कई तरह के बोट्स हैं वहां पे। तो ये कारण जरूर है। और ये भी आपका कहना सही है कि गुजरात पिछले कुछ महीनों में वो एक हिंदुस्तान का जो पाकिस्तानी जो तंजीमें हैं उनके लिए वो टेरर हब बन गया है। राइट सर। और मैं ये जो डेवलपमेंट है मैं देख रहा हूँ, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये शुरू हुआ है। और उसका कारण क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि एक तो वो बदले की भावना, उसमें जिस तरह से हमने ठोका इनको ऑपरेशन सिंदूर में, ये बौखलाए हुए। और जो सॉफ्ट जो पहले जिसको ये सॉफ्ट टारगेट्स मानते थे, जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वहां की जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो बहुत सख्त हो गई। तो इसलिए आप देखेंगे कि गुजरात में जो है गतिविधियां, जो जिहादी गतिविधियां हैं, वो बढ़ गई है। और आपके दर्शकों को एक चीज मैं बता दूं कि अभी कुछ महीने पहले, मई 2026 की बात है, 2-3 महीने पहले ही हमारे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुद्रा पोर्ट पर एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा था कैप्टागन का। ये कैप्टागन को ये ड्रग जिहाद कहा जाता है। और ये ड्रग जो कैप्टागन है, आपके जितने हमास है या हुतीज है या हिजबुल्लाह है, ये सारे के लोग ये जिहादी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये पॉपुलर हुआ था इस्लामिक स्टेट के समय से, ये पॉपुलर होना शुरू हो गया। तो ये केवल भारत के लिए ये जिहादी हब नहीं बन गया है, ये पूरे एक रीजन के लिए ये एक जिहादी हब बनता जा रहा है। ठीक है ना। और मुझे लगता है कि जो अभी जो वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है, कृपया इसके तार उससे भी जोड़ के देखें उसको जी। ये अभी मैरीटाइम डायमेंशन है इसका, एक जो हमने मुंबई 26/11 में देखा था, वो उन सारे इधर के रास्ते बंद हो गए हैं। ये जो अपना लैंड बॉर्डर है, 370 के हटने के बाद वहां भी जो है कश्मीर में चीजें इतनी आसान इनके लिए नहीं रह गई हैं। इसलिए ये गुजरात जो है वो धीरे धीरे उनका फोकस हो गया है, जो जिहादी फोकस है। और आपने पहले भी देखा होगा कि जब ये लाल किले पर अटैक हुआ था नवंबर 2025 पर, जिसको वो व्हाइट कॉलर जो टेररिस्ट थे, जो डॉक्टर मॉड्यूल, उसके भी तारे गुजरात से जुड़ी हुई थी। जो बंदा वो केमिकल बना रहा था फॉर मास, एज अ मास वेपन, वो भी गुजरात में ही हो रहा था। तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि वो अभी एक एपी सेंटर बन गया है
जिहाद का भारत के खिलाफ, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑलराइट सर, पॉइंट टेकन। मैं अशोक सर के पास जा रहा हूँ। सर, ये कोई नया मसला या कोई नया मसाइल नहीं है कि देश के मुख्तलिफ इलाकों में स्लीपर सेल का मिलना, उनका मॉड्यूल बस्ट होना, लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बद्र, इस तरह के आतंकवादी संगठन देश के अलग अलग इलाकों में एक्टिव हैं, उनकी फंडिंग हो रही है। वो कभी कश्मीर के रास्ते से दाखिल होते हैं, कभी राजस्थान के रास्ते से, कभी जम्मू से दाखिल होते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं। लेकिन सर, कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर गुजरात में रहते हैं, अमित शाह साहब वहाँ पर रहते हैं, और बहुत बार ऐसे धमकियां मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा रहता है। हम सब जानते हैं कि देश के दुनिया के जो बड़े आतंकवादी संगठन हैं वो कुछ मुख्तलिफ नेताओं को मारने की कोशिश में हमेशा रहते हैं। उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, नेतन्याहू भी हैं, मोदी जी भी हैं और बहुत सारे नेता हैं। गुजरात को लेकर आप क्या रीड कर रहे हैं सर? इतना इंटेंस क्यों हो रहा है गुजरात में ये? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, वैसे तो जो कर्नल हरिशन सिंह साहब ने बोला है वो काफ़ी सही है कि गुजरात ही नहीं, पूरे देश को अलर्ट होने की जरूरत है, पूरे देश को सजग रहने की जरूरत है। हम अगर ये सोचें कि खाली गुजरात में ये हो रहा है, नहीं, गुजरात में इसलिए कि पकड़ा गया मॉड्यूल। मतलब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को सबक मिल जाएगा, वो शांत हो जाएगा, अपने जो आतंक के उसके अड्डे हैं उनको बंद कर देगा, मुरीद के हो, बावलपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, तो किंतु वो ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उसने रिएक्शन हम जो देख रहे हैं, लाल किले पे जो अटैक, पूरा मॉड्यूल जो हमने पकड़ा था, वो तो बहुत बड़ी प्लानिंग थी, 32 जगह उनको ब्लास्ट करना था। तो ये वो इसका मतलब पाकिस्तान अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो गुजरात हो, पंजाब हो, वो आप देखिएगा यूपी हो, यूपी में भी बहुत सारे पकड़े हैं। दिल्ली में हमने देखा है रेलवे स्टेशन के पास उसने सोलर सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए थे जो सोलर से ऑपरेट होते थे इंटरनेट के माध्यम से। तो ये जो है कुल मिला करके उसकी जो प्रॉक्सी वार है आईएसआई का, वो जारी है हमारे देश के खिलाफ। हमको ये बात समझनी चाहिए कि वो चाहे वो लश्कर-ए-तोयबा हो, जैश मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, सब के सब एक्टिव हैं। वो नए नए लॉन्च पैड क्रिएट करता रहता है और वो शांत नहीं बैठा है। ये पूरे देश को समझने की जरूरत है। यस, गुजरात भी उनके हाई टारगेट पे है, किंतु बाकी देश भी कहीं जो है ना सेफ नहीं है। हमको सबको, जितना भी हमारा एंटी टेरर एपरेटस है, जहां जहां एटीएस है, आईबी है, रो, हम सबको सुपर अलर्ट होना है। ये मेरी सोच है। ऑलराइट सर, इससे पहले कि मैं अरविंद सर के पास जाऊं, संजीव सर मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बहुत क्रूशियल इसलिए भी है क्योंकि स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग की हम बात करते हैं, गुजरात की बात कर लें, जम्मू कश्मीर की बात कर लें, या राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर की बात कर लें, तो वहाँ पर हमने स्मार्ट फेंसिंग शुरू कर दी है। ड्रोन से सर्विलांस हो रहे हैं, थर्मल पावर कैमरे वहाँ पर लगे हैं, थर्मल इमेजिंग कैमरे वहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। ये भी सर रिपोर्ट आई थी कि इस मॉड्यूल में कुछ लोकल बच्चे भी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। इस मॉड्यूल में कुछ लोकल बच्चे भी हैं, कुछ गुजरात से हैं, कुछ बाकी देश के अलग अलग इलाकों से हैं। ये कैसे कंट्रोल होगा सर? क्योंकि ये तो डिजिटल मीडियम है, डिजिटल मीडियम के जरिए भी वो कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों को और उनको शरीक कर रहे हैं अपने मिशन में। जी हाँ, नमस्कार अमित जी और फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार सर। मैं आपकी बात का एक एक करके जवाब देना चाहूँगा। जो आप पहली बात कर रहे हैं कि उसमें हिंदुस्तानी बच्चे हैं या गुजरात के बच्चे हैं, एक बहुत बड़ा जो हमारा इमिग्रेशन का सिस्टम चल रहा है और जो बॉर्डर पार से जो लोग आते हैं और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उससे हमारी पूरे देश में कहीं भी किसी भी स्टेट में आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो फॉल्स आइडेंटिटी के साथ रहते हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं और जिनका काम सिर्फ यही है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर में हिस्सा लेना। आपको मैं दो चीज बताना चाहूंगा। पाकिस्तान बहुत समय से हर तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से हिंदुस्तान बातचीत करने पर राजी हो जाए, थोड़ा समझौते में थोड़ा टाइम लगाएं और कुछ बॉर्डर्स में थोड़ा फ्लुएंसी आए और आपस में ट्रेडिंग का कुछ बात हो। उसका मतलब सिर्फ ये है कि वो हिंदुओं को भूले नहीं है, वो कुछ वक्त चाहते हैं ताकि अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर पाएं एसिमेट्रिक वॉरफेयर में। देखिए, ये बात बहुत क्लियर है, जब भी कोई दो राष्ट्र होते हैं, अगर एक राष्ट्र बहुत कमज़ोर और छोटा रहता है, उसको सिर्फ एक ही तरीका आता है अपने आप को कंट्रोल से दूसरे को कंट्रोल में रखने का और उन्हें नीचा दिखाने का,
और उन्हें नुकसान पहुंचाने का और उन्हें वीक बनाए रखने का एसिमेट्रिक वॉरफेयर। और हम हमेशा से ये फॉलो भी कर रहे हैं और हमारे साथ ये गुजर भी रहा है, पिछले 70 सालों से ऐसा ही हो रहा है। और आप देखेंगे कि ये जो तरीके हैं मैं आपको बताता हूँ, अभी जो इन्हें अभी पकड़े गए हैं लोग गुजरात में, ये सिर्फ गुजरात में ही नहीं पकड़े गए हैं, ये हर जगह कहीं ना कहीं कुछ होते रहता है। जैसा कि फेलो पैनलिस्ट साहब ने आपको बताया, वो JNK से कोशिश करते हैं, जब वहाँ उन्हें मुश्किल लगता है 370 के कारण या किसी और कारण से, पंजाब में भी कोशिश करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी कोशिश करते हैं, नीचे आंध्रा और तेलंगाना में भी कोशिश करते हैं, गुजरात में भी कोशिश करते हैं, और हर तरफ उनके स्लीपर सेल्स हैं भी। ये ईरान वाला ही सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, जिस तरह से वो पैरेलल अपना हौतीज और हिजबुल्लाह के तरीके से अपनी वॉर लड़ते हैं, और इवन अमेरिका तक उनके स्लीपर सेल्स हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में हर जगह ये फैले हुए हैं, वक्त वक्त पर ये उठते हैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। और सबसे बड़ी हमारी सक्सेस है कि प्रीएम्प्टिव इंटेलिजेंस से हमने इन्हें काम करने से पहले ही पकड़ लिया, उन्हें वारदात करने से पहले ही पकड़ लिया, नहीं तो ना जाने और कितनी वारदातें होती। और ये बहुत बड़ी सक्सेस है NIA के लिए भी, और उनकी कोऑपरेशन आपस में IB NIA की और जो ATS हैं या लोकल पुलिस हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब की इंटेलिजेंस की और ह्यूमन इंटेलिजेंस स्पेशली इसमें बहुत काम आती है। अब आप बात करें कि इस तरह से क्या तरीका है और कैसे इसे, देखिए भारत एक उन्नतिपूर्ण देश है, बहुत जल्दी से डेवलप होने की कोशिश कर रहा है और डेवलप नेशंस में आने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं तो आप दुश्मनी तो कर ही सकते हैं। आजकल वॉर का सिस्टम ऐसा है कि वॉर, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आज वॉर नहीं हो रही है। हाइब्रिड वॉरफेयर परमानेंट फीचर बन गया है इंडिया के लिए, और इंडिया को सतर्क भी परमानेंटली हर तरीके से हर दिन सतर्क रहना है पूरे एरियाज में। और ये हाइब्रिड वॉरफेयर बेसिकली है कि ये कमजोर नेशन क्या क्या करता है। ऑलरेडी वो टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर और इन्फिल्ट्रेशन तो आप सब जानते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। रेडिकलाइजेशन ऑनलाइन और अदरवाइज, रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ा नासूर है जो वो कोशिश करते हैं और कंटिन्यूसली करते हैं देश में लोगों को रेडिकलाइज करने की, जहाँ भी उन्हें थोड़ी उम्मीद रहती है, और स्लीपर सेल्स कोऑर्डिनेट करने के लिए वो रखते हैं। हम वक्त वक्त पर पकड़ते रहते हैं। दिल्ली में भी जो मेडिकल कॉलेज वाले, एक लाल किले वाला अटैक वो फिर भी कर पाए, मगर हमने और बहुत से अटैक उससे रोक लिए। एस्पियनेज इनका एक कांस्टेंट फीचर है, जिससे वो हमारे मिलिट्री टारगेट्स हों या स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हों, उन्हें हमेशा वीक करने की कोशिश करते रहेंगे। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स और गवर्नमेंट सिस्टम्स के ऊपर हर वक्त निशाना रहता है, और हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है और रहना पड़ेगा। आजकल ड्रोन वॉरफेयर है, ड्रग्स हो या आर्म्स हो, भले ही वो पंजाब हो या JNK हो या कहीं भी देश के बॉर्डर पे हो, ये सब बहुत आम बात हो गया है, और रोज हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पकड़ते हैं। सब कुछ हमारी खबर में नहीं आता है, लेकिन ये रोज का काम है। और देश को कमजोर बनाने के लिए या तो उनकी युवा पीढ़ी को ही कमजोर कर दिया जाए ड्रग्स के साथ, या उन्हें आर्म्स देकर उन्हें विचलित कर दिया जाए और इस तरह से देश को कमजोर रखा जाए। इंटेंशन है कि हाइब्रिड वॉरफेयर से देश को अंदर से कमजोर कर दिया जाए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जितने भी हैं देश में उनकी मदद लेकर, और टेरर नेटवर्क के साथ उन्हें भी जोड़ दिया जाए। और जैसा कि मैंने बताया, इलीगल इमिग्रेशन और डॉक्यूमेंट फ्रॉड्स इसमें बहुत काम आते हैं। तो इनका काम है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और डिसइन्फॉर्मेशन फैलाना। दोनों इस काम आते हैं कि देश का मोराल डाउन रहे, देश में कम्युनल स्ट्रेस बना रहे, और देश में बिजनेस इतना ज़्यादा ना हो पाए, और देश अमीर भी ना हो पाए और उन्नति भी ना कर पाए। उसके लिए जो हमने तरीके निकाले हैं, हमने प्रीएम्प्टिव इंटेलिजेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और बॉर्डर पर तो हमारे सब तैनात है ही। और इसी कारण से आप कह सकते हैं कि अब ये फियर क्रिएट करना और सोशल अनरेस्ट और पोलराइजेशन करना, ये एक परमानेंट बिजनेस है, और ये रोज का बिजनेस है। ये सिर्फ वॉर के टाइम नहीं, हर वक्त होता रहेगा और हो रहा है। और उसमें हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस सेल काम आएगी, और हाइब्रिड वॉरफेयर को हमें हाइब्रिड वॉरफेयर से ही कंटिन्यूसली अपने आप को बचाना भी है, और दूसरे देश को कमजोर भी करना है। राइट सर, पॉइंट टेकन। अरविंद सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये तो एक बोलते हैं कि सतत प्रक्रिया है
कि आतंकवादी आते रहेंगे, हम उन्हें पकड़ते रहेंगे, हम उन्हें मारते रहेंगे और ये ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा। लेकिन हमने इतिहास में मैंने 6 बड़े हमलों के बारे में जिक्र किया जैश ए मोहम्मद के, चाहे वो उरी का मसला रहा हो, चाहे पुलवामा अटैक रहा हो, चाहे पठानकोट पर आतंकवादी हमले रहे हों। ये हम कंट्रोल तो कर रहे हैं, हम इन्हें पकड़ भी रहे हैं, हम इन्हें अरेस्ट कर रहे हैं, एजेंसीज बहुत मेहनत कर रही हैं। इतना आसान काम नहीं है कि अंधेरे में ढूंढना, तलाशना किसी को, क्योंकि अंधेरा ही होता है, इंटेलिजेंस इनपुट ऐसे ही आते हैं जैसे कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती। लेकिन सर, ये जो साइबर वॉरफेयर चल रहा है या साइबर सेल जो एक्टिव है आतंकियों का पाकिस्तान में, वो भी यही काम कर रहा है, बच्चों को बरगलाना, उनसे डिजिटली उनसे चीज़ें करवाना, उनको टास्क देना, उनको पैसे का लालच देना, उनको घर, गाड़ी, इन तमाम बहुत सारे इंटेलिजेंट इनपुट मैंने पढ़े। उसमें ये भी लिखा था कि बहुत सारे बच्चों को बोला कि तुम्हें हम महंगी गाड़ियाँ दिला देंगे, कैश दे देंगे, घर तुम्हें हम दे देंगे, तुम सिपाही को मारोगे तो इतना पैसा मिलेगा, इंस्पेक्टर को मारोगे तो इतना पैसा मिलेगा, आर्मी वाले को मारोगे तो इतना पैसा मिलेगा। तो अलग अलग बाइफर्केशन कर दिया और हाइब्रिड जो टेरर मोड है वो भी ऑन है, वैली में भी और देश के मुख्तलिफ इलाकों में। ये गुजरात की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, या जो हमारे स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं जैसे काशी, मथुरा, वाराणसी, इन सब जगहों पर ख़तरा बहुत ज़्यादा है और अभी भी बहुत सारे मिस हमसे होते हैं सर। बिल्कुल सच बात है अमित साहब कि उन सब जगहों पे खतरा है। गुजरात को लेकर 2 तरह की राय सामने आती है। एक राय थोड़ी सी एंटी नेशनल टाइप की है जिसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारी सारी फोर्सेस और हमारे जितने लोग हैं वो डिमोरलाइज होंगे। पर उनके तर्क को इसलिए सुनना चाहिए कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने जब पाकिस्तान को एक्सपोज करें तो हम इतने चाक चौबंद होने चाहिए कि उसमें कुछ भी लूपहोल्स ना हो और उसमें वो एक भी चीज वो न बताएं कि देखिए ये इंडिया है, ये जो एक तरीके का झूठा प्रचार कर रहा है या वो कर रहा है। इस तरह की घटना से अमित साहब एक और ये चीज जाहिर हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने आसिफ मुनीर को बहुत ताकतवर बना दिया है और वो प्रोपेगेंडा करने में भी कामयाब रहे हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह से भी उन्होंने जो कुछ कहलवाया है वो एक अलग बात है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बताती है कि पाकिस्तान का आगे आने वाला रवैया क्या रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात ये कि जो खासकर आपने जो साइबर सिक्योरिटी और इन सब की बात की है, इसके पीछे एक और देश है और वह पाकिस्तान के साथ ठीक ठाक सामंजस्य बिठा के वह काम कर रहा है। हालांकि यह खुले तौर पर सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान होने के खतरे हैं, क्योंकि वह देश हमारे साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे साथ शामिल हैं। तो हम खुले तौर पर ये नहीं कर सकते हैं, पर जानकारी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो सब कुछ मिलकर काम कर रहे हैं। तो भारत के लिए जो चैलेंज हैं वो चारों तरफ से हैं। चैलेंज बड़े हैं, उसके साथ साथ भारत की ताकत भी बड़ी है और हमें किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा करेगा। और ये दुर्भाग्य है कि कोई भी देश अपनी मर्जी से पड़ोसी नहीं चुन सकता है। तो अगर मर्जी से हम पड़ोसी नहीं चुन सकते हैं और क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप का फायदा ही इस चीज़ में है कि टेररिज्म बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे ऐसे संगठन या वो पैदा हो गए हैं जिनके अस्तित्व के लिए और पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस के लिए खासकर वहाँ के लीडरान के बीच में उनको फंडिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों और चैलेंजेस को समझ के हमें करना चाहिए और ये बेहद ज़रूरी है कि खासकर गुजरात पुलिस है वह महाराष्ट्र या पंजाब या जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक बहुत ही जो क्लोज कोलैबोरेशन होना चाहिए और जो खासकर इंफॉर्मेशन का जो बहुत ही तेजी से जो होना चाहिए। तो डीजीपी साहब इसके बारे में और ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्योंकि कई बार बहुत सारी समस्याएं आती है। तो उन सब चीज़ों को कम से कम एक जॉइंट फोरम के जरिए इन सब चीज़ों को खत्म किया जाना चाहिए ताकि कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो और खासकर इंडियन जुडिशरी के मामले में जहाँ बहुत सारा जो प्रोसीजर्स में ही समय निकल जाता है वो खत्म किया जाना चाहिए। हालांकि किया भी है, बहुत कुछ चीजें बदली है कुछ दशकों में, पर उसको और ज्यादा दुरुस्त किया जा सकता है। अमित साहब। कर्नल आरसन सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। एक वाकया है, हम लोग बहुत छोटे थे जब ये इंडियन एयरलाइंस वाला ये वाकया हुआ और मसूद अजहर को हमें छोड़ना पड़ा अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए, उनके लिए। तब से अब तक ये स्टोरी मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, कई मरतबा मैंने इमेजेस देखी हैं और कई मरतबा मैंने इसका केस स्टडी किया। क्या भारत अब इस स्थिति में है कि कल को अगर कोई हाईजैक हो जाता है या कोई सिविलियन आतंकवादी पकड़ लेते हैं तो हम इतने फर्म अब हो चुके हैं कि हम ये कह सकें कि हम आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे? क्या हमारी लीडरशिप इतनी मजबूत अब हो गई है कि हम नो नेगोशिएशन विद
टेररिस्ट वाला जो आइडियोलॉजी है, हम उस पर चलने के काबिल हो गए, इतने मजबूत हम हो गए? नहीं, वो छोड़ने ना छोड़ने का डिसीजन कोई कमजोरी से नहीं हुआ। वो जिसको छोड़ा उसी के पूरे खानदान को हमने बाद में ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर में। तो ये कोई छोड़ने इस पे नहीं है कि हम उस समय डरपोक थे और वो थे, हालात थे कुछ ऐसे। कई बार इस तरह के कैलकुलेशंस किए जाते हैं कि एक टेम्पररी सेटबैक एक बड़े ऑब्जेक्टिव के आड़े नहीं आना चाहिए, और बड़े ऑब्जेक्टिव को आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में। पूरा उसका खानदान मसूद अजहर का छाती पीट के रो रहा था, है ना। लेकिन सर हमने पुलवामा भी तो देखा सर, हमने उरी भी देखा, हमने पठानकोट भी देखा सर। नहीं तो वही कह रहे ना, पुलवामा का जवाब। अब ये देखिए क्या है, आप लोग कहेंगे कि किस तरह से इसको ये किया जाए। पहली बात कि इट इज नॉट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, इट इज एन इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। राइट, ठीक है, राइट सर। तो और इंटरनल सेक्रेटरी ये नॉर्मल पुलिसिंग का मामला नहीं है ये। और ये कोर्ट कचहरी ठीक है अपनी जगह पे है, वो कोर्ट कचहरी, बट ये एक वॉर है, ये प्रॉक्सी वॉर। पहले चीज, प्रॉक्सी वॉर कैसे होता है? प्रॉक्सी वॉर के लिए किसी को बॉर्डर से क्रॉस करके नहीं आना है वहां पे, उसके प्रॉक्सीज यहाँ बैठे हुए हैं, वो प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करता है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों ने 46 में मुस्लिम लीग के लिए वोट दिया और यहाँ रह गए, वो रातों रात तो बदल नहीं गए, ठीक है ना। तो दूसरी बात, इसलिए भी रिक्रूटमेंट जो है वो आसान हो जाता है। तीसरा क्या है कि यही फॉर्म ऑफ वॉरफेयर हम लोग देख रहे हैं। ये आप जिसको गलत मानते हैं वो उसको लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ वॉरफेयर मानते हो, जिहाद को। आप यहाँ पाकिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में मिलिट्री है और वो उनका जो ये जिहादी तंजीमें हैं उनका इंस्ट्रूमेंट्स है उसका। उसी तरह से आप ईरान को देख लो, ईरान में एक इस्लामिक सरकार है, लेकिन उसके जो प्रॉक्सीज हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो बहुत सालों के बाद हो रहा है ना। ये जो ईरान मेन लैंड पे जो अटैक हुआ है, ये बहुत सालों के बाद हुआ है, ठीक है। राइट सर। ईरान इराक वॉर में हुआ था, वो अलग एक लड़ाई थी। तो ये एक फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है। सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, ये आइडियोलॉजी को आपको एड्रेस करना होगा। आइडियोलॉजी के ऊपर ही पाकिस्तान बना था ना। पाकिस्तान वॉज फॉर्म्ड इन द नेम ऑफ जो भी आइडियोलॉजी आप उसको कह ले, इस्लामिक आइडियोलॉजी, जिहादी आइडियोलॉजी, जो भी आइडियोलॉजी है। तो वो तो पाकिस्तान की मिलिट्री हमेशा के तो साफ कहती है वो कि हम केवल टेरिटोरियल फ्रंटियर्स के हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स की भी जिम्मेदारी। ऑलराइट सर। और आपने फेंसिंग बनाया है ना। फेंसिंग उन्होंने नहीं बनाया, आप जो फेंसिंग की बात कर रहे थे, क्योंकि आपको उनकी आइडियोलॉजी से खतरा है। अगर आपकी कोई है आइडियोलॉजी, उनसे उनको खतरा नहीं है। और यही चीज अप्लाई करती है बांग्लादेश के ऊपर। तो फेंसिंग आप करते रहिए, ये बना दिया, ये स्मार्ट फेंस बना दिया, वो फेंस बना दिया, लेकिन उनका कोई कंसर्न नहीं है। पैसा तो आपका खर्च हो रहा है। ऑलराइट सर, ठीक है। सिंह साहब, मेरे पास सिर्फ 6 मिनट बचे। मैं चाहता हूं सारे मेरे पैनलिस्ट अपनी राय रख दें। संजीव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा एक सवाल होगा और मैं चाहता हूं आप थोड़ा संक्षेप में जवाब दें। क्या आप कर्नल RSN सिंह साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं? डू यू अग्री? दूसरा, क्या अब हमको और सख्ती दिखाने की ज़रूरत है? अब हमें UN के पास जाकर, UNSC में जाकर और दुनिया भर को सबूत देने की बजाय बहुत सारे ऑपरेशन सिंदूर करने की ज़रूरत है? क्योंकि मैं जानता हूँ ये इतना आसान नहीं है, कह देना AC कमरों में स्टूडियोज़ में बैठ के ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो जाना चाहिए। मुझे पता ये आसान नहीं है सर, और कहना बहुत आसान होता है, बट क्या अब हमको और सख्त होने की ज़रूरत है सर? देखिए, हमें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। आज की डेट में बांग्लादेश में भी जितने भी बॉर्डरिंग हमारे एरियाज हैं, उन सब में जितने भी पॉलिटिकली इलेक्टेड लोग भी हैं, वो भी पाकिस्तान के समर्थक हैं। और
वहां से भी हमें उतना ही खतरा आज की डेट में है। राइट सर। और पिछले कुछ सालों में जितना भी इलीगल इमिग्रेशन हुआ है उसे अभी हमें संभालते हुए बहुत समय लगने वाला है। और जिस तरह से पाकिस्तान, आपको मैंने पहले भी बताया, कोशिश कर रहा है किसी तरह से थोड़ी सी बातचीत पर आ जाए ताकि हम फिर से स्ट्रांग हो जाएं। सिर्फ एक ही एम है उनका, अदरवाइज उनके प्राइमरी एम्स चेंज होने वाले नहीं है। ये हमें अब तो मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये चेंज होने वाले नहीं है। और हमें अपने आप को समर्थ और सतर्क हमेशा रखना पड़ेगा, वरना हम फिर से उसी तरह की गलतियां करेंगे जिस तरह की हम पहले करते आए हैं। सिंदूर को इसीलिए ओपन रखा गया है क्योंकि हमें सिंदूर की हर कुछ समय में जरूरत पड़ने वाली है, कंटिन्यूअसली। राइट सर। और आज तो पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि जो चिकन हैड कम बैक टू रूस्ट, उनके अपने ही जितने आतंकी संगठन है इधर उधर से, वही उन्हें मार रहे, उनकी फौज को मार रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने एक बयान सुना होगा एक नेता का कि उन्हें मुनीर ने कहा कि आप एक अपना नया लश्कर बनाइए। कहने का मतलब है फिलॉसफी चेंज करने में बिल्कुल उनका कोई वो नहीं है कि हम कुछ चेंज करेंगे। और सिर्फ हाँ, इंटरनेशनल ओपिनियन चेंज करने की कोशिश वो कर सकते हैं तरह तरह से, लेकिन फिलॉसफी और आइडियोलॉजी चेंज की हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए और ये गलती भी नहीं करनी चाहिए। पॉइंट अगेन सर। अरविंद सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब जैसा कि मेरे दो पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा हमें आई ओपनिंग स्टेटस में रहना चाहिए, हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसा कि आरएसएन सिंह साहब ने कहा कि भारत के अंदर भी एक छोटा पाकिस्तान है जो उस पार बैठे पाकिस्तानियों की मदद करता है, आतंकवादियों को इंटेल्स देता है, उनको ग्राउंड सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से पुलवामा, बाकी पहलगाम जैसे आतंकवादी हमले होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का ही एक खोटा सिक्का है जो पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ खड़ा रहता है। अरविंद जी। अमित साहब, इसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। अगर एज आइडियोलॉजी एक्सट्रीमिज्म को अगर हम ओपोज करना चाहें तो वो करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर इसको रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ अगर अटैच करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1/4 पॉपुलेशन को हम अरब सागर में डुबा नहीं पाएंगे और ना आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन है। तो बहुत सारी चीजें हैं, सच्चर कमेटी से लेके तमाम चीजें हैं। तो या तो है, पर वो एक धीमी प्रक्रिया है। और आतंकवाद का सबसे बेहतरीन तरीका होता है उसको थकाना, क्योंकि चाहे पंजाब का आतंकवाद हो या कुछ भी हो, वो थका के ही उस पर जीता जा सकता है, उसका कोई एब्सोल्यूट सॉल्यूशन नहीं। जी अमित। ठीक है अशोक सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि सर आपने बहुत सारे ग्राउंड ऑपरेशंस किए हैं, बहुत सारे इनकाउंटर और बहुत सारे दहशतगर्दों को और बहुत सारे क्रिमिनल्स को आपने अरेस्ट किया है अपनी ड्यूटी, लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान। आपके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर नई इन सबको कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए? इंटेलिजेंस एजेंसीज के अलावा भी वो तो काम कर ही रही हैं 24 घंटा 24/7। देखिए, जैसा कि जनरल आरएसएन सिंह ने भी कहा, जो ये वार है, प्रॉक्सी वार है। और ये दूसरा जो कहा कि छोटा पाकिस्तान इंडिया में भी बसता है काइंड ऑफ, ये कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल वार है। वो टू नेशन थ्योरी से जिसमें पाकिस्तान क्रिएट हुआ था, वो टू नेशन थ्योरी आज भी कहीं ना कहीं जिंदा रहे, कुछ लोगों के दिमाग से जाती नहीं है। तो एक तो हमें उस फ्रंट पे लड़ना है, आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे लड़ना है, जो आजकल सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज के माध्यम से वेरियस जो हमारी एप्स हैं, जो सोशल मीडिया की, ट्विटर और ये वो 50 जो क्रिएट हो गए, उनके माध्यम से जो जहर फैलाया जा रहा है इस टू नेशन थ्योरी के समर्थकों द्वारा, उसके थ्रू रेडिकलाइजेशन हो रहा है, उसके थ्रू ड्रग्स वाला टेररिज्म हो रहा है, नार्को टेररिज्म हो रहा है। तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना जरूरी है। एक दूसरा, हमें जो हमारी अपनी फोर्सेस हैं जो हर स्टेट की और सेंटर की, उनको लाना है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर स्क्वाड हर स्टेट में होनी चाहिए और एक पूरा डेडिकेटेड फोर्स सिर्फ टेररिज्म के अगेंस्ट काम करे 24 घंटे, वो वाला हर स्टेट में होना चाहिए, जिससे कि कोई भी मॉड्यूल छोटे से छोटा पनपने न पाए, उसको हम जल्दी और टाइम से पकड़ सकें। और तीसरा और लास्ट, हमारा जो टॉलरेंस लेवल है वो 0 होना चाहिए। अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यूएपीए में भी बेल जो है ना उसको राइट माना जाए। अब इतनी मुश्किल से हम आतंकवादी पकड़ते हैं, उसको कैसे बेल दे देंगे आप? तो जो हमारे कानून है वो और सख्त कराने की जरूरत है। बिल्कुल 0 टॉलरेंस। अगर एक बार टेररिस्ट पकड़ा जाए तो उसे पता चल जाए कि इंडिया में पकड़े जाओगे तो तुम्हारा ये हासिल होगा। तो वो जो पुराने वाली सॉफ्ट स्टेट की इमेज है उससे हम बाहर आ रहे हैं, काफी ज्यादा आ गए हैं, किंतु उस पे हमें बहुत
बहुत ही शिकंजा कसना है कि नहीं, नाउ वी आर नो मोर ए सॉफ्ट स्टेट, हम टेररिज्म से लड़ेंगे और बड़े मजबूत हाथों से लड़ेंगे। ये मेरे को लगा। बहुत शुक्रिया सर आप तमाम मेहमानों, कर्नल साहब, हरसन सिंह साहब आपका बहुत शुक्रिया, संजीव सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक सर आपका शुक्रिया, अरविंद सिंह तेजावत